नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी से ये यात्रा मणिपुर के इम्फाल, जो इम्फाल मणिपुर की राजधानी, वहां से ये प्रारंभ होने वाली है। और इसकी तैयारी दिल्ली के साथ साथ मणिपुर में काफी जोर शोर से कांग्रेस पार्टी कर रही है। उस दिन वहां पे कांग्रेस पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो सब के सब मौजूद होंगे। और वहां पे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं अभी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी इस यात्रा के हीरो हैं, वो नायक हैं, वही इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। और ये यात्रा इम्फाल से प्रारंभ होकर मुंबई में 20 मार्च को समाप्त होगी। अब सोचिए कि ये यात्रा कितनी बड़ी है। मैं पिछले अंकों में भी आपको इसके बारे में काफी डिटेल में बता चुका हूं, फिर से एक बार बताता हूं दोस्तों। ये यात्रा 100 लोकसभा सीट और 337 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी और ये करीब 6700 किलोमीटर 6700 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी करेगी। बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस की कई दशकों के बाद में पिछले साल हमने देखा उनकी भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर के कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हुई, अर्थात कि नॉर्थ साउथ को जोड़ा गया, उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ा गया इस यात्रा के द्वारा। अब ये जो यात्रा प्रस्तावित है ये पूरब से प्रारंभ होकर पश्चिम भारत में जाकर के समाप्त होगी, अर्थात पूरब से पश्चिम भारत को ये यात्रा जोड़ेगी। इनका कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। लेकिन जैसा सबको पता है दोस्तों, राजनीतिक दल की कोई भी रैली या कोई भी यात्रा राजनीति से अछूता नहीं होता है। ये पूर्णतः राजनीतिक यात्रा है। और दरअसल ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जब वो अपने पूरे प्रचंड उसके प्रचार का, जब चुनावी प्रचार अपने प्रचंड वेग पे होगी, अपने पीक पे होगी, उस समय ये यात्रा चल रही होगी। तो स्वाभाविक है कि इस यात्रा के द्वारा चुनाव प्रचार भी किया जाएगा। और दोस्तों ये आप जान लीजिए कि ये कई दशकों बाद इंदिरा जी को अगर आपको याद हो, वो काफी करती थी, वो सबसे जाकर के वो काफी लोगों से मिलती थी। आपको याद होगा 77 से 80 के बीच उन्होंने भारत के किसी मंदिर को नहीं छोड़ा। कोई ऐसा जगह नहीं था, कोई ऐसा कोना नहीं था जहां इंदिरा जी नहीं गई थी। तब उनको 80 में जीत मिली थी। ये कुछ उसी तरह का प्रयास है। लेकिन वहां पे जहां वो मंदिर मस्जिद सब जगह जा रही थी, इस यात्रा के दौरान ऐसा कुछ नहीं होगा। ये यात्रा बस से होगी और कुछ स्थानों पे थोड़ी पैदल यात्रा भी होगी, छोटी छोटी सभाएं की जाएंगी और संभवतः इस पूरी यात्रा के दौरान 7 से 8 रैलियां भी की जाएगी। तो ये तो रही यात्रा की बात। अब इन्होंने 2 जनवरी को जो मणिपुर के वहां के डीएम है इम्फाल को, उनको उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस के दिया। स्वाभाविक है, उनके बस की चीज तो ये है नहीं। उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को। जो आगे मुख्यमंत्री हैं वो कहते रहे कि भाई हम सिक्योरिटी एजेंसी से रिपोर्ट मांगे हैं, वो सब कुछ रिपोर्ट आ जाए फिर मैं आपको क्लियरेंस दूंगा। और अंततः उन्होंने कल शाम को कह दिया कि भाई मैं आपको क्लियरेंस देने की स्थिति में नहीं हूं, मैं आपको सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आवेंगे और इतनी बड़ी संख्या के में उपस्थित लोगों को सिक्योरिटी देना राज्य सरकार के बस में नहीं है। कांग्रेस ने फिर कहा कि हम केंद्र सरकार से सिक्योरिटी क्लियरेंस मांगेंगे। अब दोस्तों यहां पे बड़ी टेक्निकल चीज है। जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो सामान्य स्थिति में राज्य का विषय है, अर्थात उस पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। आपको याद होगा कई बार प्रधानमंत्री को एक डीएम, एक अदना सा डीएम, जब चुनाव चल रहा होता है तो राजनीतिक कारणों से वो लिख के देता है कि मैं आपकी सिक्योरिटी नहीं दे सकता और प्रधानमंत्री तक की यात्रा नहीं हो पाती है। ये आप सब कई बार समाचार माध्यमों में के द्वारा आपको जानकारी मिली हुई इस तरह की। यहां पे मामला उसी तरह का लगने लगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई ये लोकतंत्र की, जो आजकल हर पार्टी यही कहती है लोकतंत्र की हत्या हो गई, कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं। तो यहां पे उन्होंने सुर अभी अलापना चालू ही किया था। अब इन्होंने, जो मैं पहले कह रहा था कि सामान्य स्थिति में आपको राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और जहां पे आप कर रहे हैं वहां का डीएम आपको परमिशन देगा या नहीं देगा। यहां भी वही तरीका अपनाया गया। लेकिन दोस्तों कांग्रेस वाली इतनी बड़ी भूल कैसे कर गई, ये मेरी समझ से परे है।
कांग्रेस इतने सालों तक देश में राज की है, वो छोटी छोटी तकनीकी जानकारियां रखती है। दरअसल क्या है तकनीकी जानकारी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एक आर्टिकल 355 संविधान में वर्णित है। इसके अनुसार कि राज्य जो केंद्र है उसका ये ड्यूटी है कि किसी भी राज्य में एक्सटर्नल अगर कोई हमला होता है या इंटरनल वायलेंस होता है तो उन दोनों ही स्थिति में केंद्र जो है उसको सुरक्षा, राज्य को सुरक्षा मुहैया करवाएगी। पार्टी किसी की भी सरकार से कोई मतलब नहीं। मई महीने में, पिछले साल मई महीने में जो ही मणिपुर में हिंसा प्रारंभ हुई तो वहां पर केंद्र सरकार ने तुरंत 355 जो आर्टिकल 355 है उसको लागू कर दिया। अब इससे हुआ क्या दोस्तों कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो स्टेट सब्जेक्ट है, वो केंद्र के पास पहुंच गई। इसी के तहत केंद्र ने एक सिक्योरिटी एडवाइजर, एक सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की जो वहां के गवर्नर को सलाह देगा सुरक्षा के संबंध में। वो उनका नाम है कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह की वहां नियुक्ति हो गई। अब कांग्रेस जा रही है वहां पर राज्य सरकार के पास कि मुझे आप जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस, उसके पास है ही नहीं है अधिकार भाई, आपको अंतोगत्वा केंद्र के पास ही जाना था। और आज वो गए, केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इनको यात्रा की अनुमति दे दी। कहा कि भाई 2 शर्तें मुख्य है कि पहली तो आप सीमित संख्या में जाएंगे और जो जाएंगे, जो वहां उपस्थित होंगे, उनको वहां उपस्थित होने से पहले उनका नाम आपको, जो वहां का डीएम है, उसको देना पड़ेगा कि भाई साहब ये लोग आवेंगे, आपको इनकी सुरक्षा, आपको इनको सुरक्षा देना है। तो अब तो कांग्रेस की यात्रा 14 से प्रारंभ होगी। लेकिन दोस्त, कांग्रेस इतने से मानने वाली नहीं है। दरअसल उस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से क्यों की जा रही है, यहीं पे पेच है। दरअसल वो जातीय हिंसा में फंसा हुआ राज्य है और वहां पे जातीय हिंसा की बड़ी लंबी चौड़ी इतिहास रही है। अब यहाँ पे ये जाकर वहां पे 2 समुदाय, एक है मैती, दूसरा वहां पे कुकी, फाइट इनके बीच में हो रहा है। नागा जो वहां का है वो मूक दर्शक है, उसको इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अब जो है ये माना जा रहा है कि मैती जो है वो बीजेपी के पक्ष में है या बीजेपी समर्थक है, क्योंकि जो एन बीरेन सिंह है वो भी मैती है, तो स्वाभाविक है कुकी जो है इनके विपक्ष में होगा। अब यहाँ पर 2 सीट है मणिपुर में। सोचिए ये लोकसभा का अगला चुनाव किस स्तर पे जाने वाला है, 1-1 सीट की लड़ाई है। अब दूसरा सीट जो है वहां पे वो कुकी बहुल क्षेत्र में है। हालांकि अलग बात है कि अभी बीजेपी के पास ही सबसे ज्यादा कुकी समुदाय के एमएलए हैं, लेकिन कांग्रेस का निशाना वहां पे। दूसरी चीज, वो दुनिया भर को ये बताना चाहता है कि देखिए साहब, बीजेपी सरकार जो है वो हिंसा को रोकने में असमर्थ है। ये सब कुछ इनको बताना है। तो स्वाभाविक है कि भैया ये कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई पिकनिक मनाए तो वहां जा नहीं रहा है। स्वाभाविक है ये पूरा का पूरा जो है मामला, ये पूरा का पूरा राजनीतिक मामला है और इसी के तहत ये यात्रा हो। तो दोस्तों, अब ये यात्रा जो है 14 से प्रारंभ होगी, मकर संक्रांति दिन से अब ये होगी। लेकिन अब इस यात्रा में एक और बदलाव किया गया है। ये बदलाव किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश, जो अब तक इस प्रस्तावित यात्रा में शामिल नहीं थी, उसको भी शामिल कर लिया गया है। कारण स्पष्ट है। भाजपा ने जब ये यात्रा का रूट निकला, जब उसकी रूपरेखा पूरे लोगों के सामने आई, तो उसने प्रश्न करना चालू कर दिया कि कांग्रेस की ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं प्रारंभ हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन कांग्रेस के इस प्रस्तावित यात्रा में पहले अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं थी। अब उसको शामिल कर लिया गया है, क्योंकि भाजपा ने इसमें बड़ा एक मैंने बहुत जबरदस्त एक प्रश्न उठाया था। दरअसल दोस्तों है क्या कि राहुल गांधी और शी जिनपिंग जो चाइना के हैं, इन दोनों के बीच में 2008 में एक समझौता हुआ था। वो समझौता क्या है आज तक किसी को नहीं पता है। भाजपा ने उस दुखती रख पे, कांग्रेस को उस दुखती रख पर हाथ रखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उसे दबाना चालू किया कि भाई तुम कौन सा उस समझौते में, कहीं ये तो नहीं है कि जिस तरह से चाइना अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, क्या तुम भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते हो, इसीलिए तुम अपनी यात्रा की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से नहीं कर रहे हो। तो अब कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश को भी उसमें शामिल कर लिया है। तो दोस्तों ये तो हुई यात्रा की बात, लेकिन अभी एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है। खबर ये है दोस्तों कि ममता बनर्जी जैसा कि आप जानते हैं,
पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो असम के 4 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अभी बंगाल का मामला सुलझा नहीं है कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का, लेकिन उससे पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि असम के भी 4 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब सोचिए इंडिया अलायंस का क्या होगा। और ये ममता बनर्जी तक सीमित नहीं है, केजरीवाल ने कहा है कि वो 5 राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। उसमें पंजाब और दिल्ली तो है ही, साथ में उसने हरियाणा, गोवा और गुजरात को भी शामिल कर लिया है। उसने स्पष्ट कर दिया कांग्रेस को कि तुम्हें इन जगहों पे मुझे सीट देना होगा, अगर नहीं दोगे तो हमारे बीच में अलायंस हो नहीं सकता है। तो आप सोचिए दोस्तों कि कांग्रेस अभी किस स्थिति में है कि छोटे मोटे दल, मैं आज भी आपको छोटा मोटा ही दल मानता हूं, वो एनजीओ मानसिकता वाला एक राजनीतिक दल है जिसका जन्म ही 10 साल पहले हुआ है, और वो कांग्रेस को, जो कि 100 साल पुरानी इसकी इतिहास है, उससे कह रहा है कि भाई इन 5 राज्यों में तुमको हमको सीट देना पड़ेगा, अगर तुम नहीं दोगे तो दिल्ली और पंजाब में भी तुमसे हम कोई समझौता नहीं करने वाले। और पंजाब इकाई ने अभी स्पष्ट कर दिया, वहां के कांग्रेस वहां पे जो पार्टी है उसकी जो राज्य इकाई, उसने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग यहाँ पे आपसे समझौता नहीं करना चाहते हैं। आप इस पृष्ठभूमि में इस यात्रा को देखिए कि इस यात्रा की सफलता पर कांग्रेस की सफलता टिकी हुई है दोस्तों। इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस किसी भी तरह से इस यात्रा को सफल बनावे और लोगों तक अपनी बात पहुंचावे, क्योंकि अगर नहीं पहुंचावेगी तो ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि लोग आने वाले समय में माएं अपने बच्चों को कहानी सुनाया करेंगी। वो कहानी क्या था? एक थी कांग्रेस। ये आपका मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री भगवत मान कांग्रेस पे कटाक्ष करते हुए कहता है। ये अलग बात है कि उसके बाद में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी कहे एक था जोखड़, और ये चलते। तो ये इनके बीच जो इंडिया अलायंस में जिसका सबसे बड़ा दल, मैं आज भी कांग्रेस को मानता हूं कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि उसके अक्रॉस द इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह उसकी एक धमक है, उसकी एक पकड़ है। ये उसका दुर्भाग्य है कि वो खुद, जो इसका शीर्ष नेतृत्व है, जो इसके सीनियर लीडर्स है, वो जो जमीनी कार्यकर्ता उससे कट चुके हैं, इसलिए आज उनकी ये स्थिति। लेकिन सोचिए कल का जन्मा हुआ पार्टी वो धमकी दे रहा है राष्ट्रीय पार्टी को, इसलिए इस यात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है दोस्तों। और मैं तो आप सबसे सिर्फ अपील कर सकता हूं कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आइए, क्योंकि भारत को एक सशक्त विपक्ष की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है, मतलब बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास सशक्त विपक्ष नहीं है, आज भाजपा है, कल मान लीजिए कांग्रेस आती है, किसी भी पार्टी, जब इंदिरा गांधी का दौर था विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं थी, वो जो चाहती थी वो करती थी। आज वही स्थिति भाजपा की है। तो इसलिए विपक्ष का सशक्त होना, अभी तो ये स्थिति है कि विपक्ष में जो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कोई विपक्ष का नेता नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके लिए भी आपको 53-54 सीट चाहिए, वो भी कांग्रेस के पास में नहीं थी। तो ये स्थिति है, और ये पिछले 2014 और 19 के चुनाव से हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए इनका सफल होना बहुत ही जरूरी है, हालांकि इसमें संदेह अभी भी बरकरार है। अब दोस्तों जब ये यात्रा प्रारंभ होगी तो जहां जो कुछ भी होगा उससे संबंधित समाचार और उसकी व्याख्या मैं आपके साथ में करता ही रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।